गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। और आज की हमारी पार्ट 5 वीडियो है एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस ऑन द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इन इंग्लिश लिटरेचर। तो सीधा हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि द टर्म मिमिक्री इज एसोसिएटेड विद होम। कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द टर्म मिमिक्री और पूछ रहे हैं कि जो मिमिक्री जो टर्म है ना वो इनमें से किन्होंने कॉइन की है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मिमिक्री टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है। मिमिक्री का मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज में हम देखें, मिमिक्री का मतलब हो गया टू कॉपी, तो कॉपी करना। तो इसका मतलब हो गया कि जो मिमिक्री का जो कॉन्सेप्ट है ना वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से एसोसिएटेड है। और उसमें बोलते हैं कि जो कॉलोनाइज्ड जो कंट्रीज थी, नाउ दे आर डूइंग व्हाट, दे आर ट्राइंग टू कॉपी दी कॉलोनियल पावर्स। तो जैसे कि हम इंडियंस हैं, तो व्हाट डू वी डू दैट वी ट्राई टू कॉपी व्हाट इज़ वेस्टर्नाइज्ड। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री, मतलब कि कॉपी करना। नाउ यू टेल मी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमिक्री इज एसोसिएटेड विद होम। हमारा जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ एडवर्ड सेड। बीट ऑप्शन हो गया हमारा होमी भाभा। चार्ली ऑप्शन इज गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक एंड डेल्टा ऑप्शन इज फ्रेंच फेनन। फ्रेंच फेनन कौन है? ही बिलोंग टू फ्रेंच कंट्री and we have already discussed the 3 works which are really very important, which are by French Fanon. Now coming to the question, तो इसका जो हमारा correct answer है that is Homi Bhabha. Homi Bhabha is the person who has coined the term mimicry. And you must remember the other works of Homi Bhabha जो कि मैंने पहले डिस्कस करे थे, that is Nation and Narration. This is really very important work, Nation and Narration. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बुक दी गई है एंड दे आर आस्किंग दैट दिस बुक वॉज रिटन बाय होम। बुक का नाम है हमारा द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक, पब्लिश्ड इन द ईयर 1983। इजी क्वेश्चन है और जो बुक का नाम दिया गया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले बुक का नाम याद कर लो कि द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक के बारे में बात हो रही है। एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय एडवर्ड सेड। तो एडवर्ड सेड इज़ द पर्सन हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड एज द वर्ल्ड, द टेक्स्ट एंड द क्रिटिक। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि दैट ब्लैक लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी पब्लिश्ड इन द ईयर 1984 वाज रिटन बाय होम। तो कौन सी बुक की बात करें? ब्लैक लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी। तो ये ब्लैक लिटरेचर पे है, एसोसिएटेड है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एल्फा ऑप्शन इज चिन्वा अचीबी। चिन्वा अचीबी का जो इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज थिंग्स फॉल अपार्ट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। होमी भाभा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। एडवर्ड सेड को भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एंड डेल्टा ऑप्शन इज आर हेनरी ल्यूइस गेट्स। और अगर आपको याद हो कि जो हेनरी ल्यूइस गेट्स है ही इज़ फेमसली नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन दी अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर। तो इन्होंने अफ्रीकन से एसोसिएटेड बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं एंड मेजर वर्क्स वर द 3 वर्क्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ट्राई टू रिकॉल जो हमने इनका पहले जो वर्क डिस्कस किया था दैट वाज, एक वर्क तो है उनका द सिग्निफाइंग मंकी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो कि दैट द सिग्निफाइंग मंकी इज़ रिटन बाय हेनरी ल्यूइस गेट्स। और जो दूसरा वर्क था दैट वाज फिगर्स इन ब्लैक, वर्ड्स, साइंस एंड द रेशियल सेल्फ। तो यू मस्ट नो दैट दीज 2 वर्क्स आर रिटन बाय हेनरी ल्यूइस गेट्स। और जो ये क्वेश्चन है इसका हमारा करेक्ट आंसर है हेनरी ल्यूइस गेट्स। तो थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क बाय हेनरी ल्यूइस गेट्स इज ब्लैक लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इसमें हमने हेनरी ल्यूइस गेट्स के 3 वर्क्स देखे हैं दैट इज ब्लैक लिटरेचर एंड लिटरेरी थ्योरी फर्स्ट वर्क, द सिग्निफाइंग मंकी दैट इज सेकेंड वर्क एंड फिगर्स इन ब्लैक, वर्ड्स, साइंस एंड रेशियल सेल्फ थर्ड वर्क। Coming on to the fourth question. Fourth question में they are asking that a book Homecoming was written by whom. तो बुक का नाम है हमारा द होम कमिंग and we have to tell कि that this book was written by whom. इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है न्वागी वो थ्योंग। सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंच फेनन हु बिलोंग टू फ्रेंच कंट्री, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक एंड द डेल्टा ऑप्शन इज एडवर्ड सैयद। तो जो होम कमिंग बुक है दे आर आस्किंग दैट दिस बुक वॉज रिटन बाय होम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्वागी वो थ्योंग। जो न्वागी वो थ्योंग है ही बिलोंग टू केन्या कंट्री एंड हैज़ रिटन द बुक होम कमिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे आर आस्किंग दैट हु आर्ग्यूड दैट अफ्रीकन लिटरेचर कैन ओनली बी रिटन इन अफ्रीकन लैंग्वेज। तो दे आर सेइंग कि जो अफ्रीकन लिटरेचर है ना उसको सिर्फ अफ्रीकन लैंग्वेज में ही लिखना चाहिए सो दैट वी कैन फ्री आवर सेल्स फ्रॉम द कॉलोनियल पावर्स। जो कॉलोनियल जो रूट्स हैं जो अभी भी
दे आर सर्वाइविंग ऑल्दो दे हैव लेफ्ट आवर कंट्री, तो वो बोलते हैं कि इसलिए हमको अफ्रीकन लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज़ बीइंग सेड बाय नुआगिवो थ्योंग. नुआगिवो थ्योंग, आई टोल्ड यू नाउ दैट ही बिलोंग टू केन्या कंट्री एंड ही विल राइट इन हिज ओन लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है केन्या की, दैट इज़ गिकुयू, और उस लैंग्वेज में वो लिखना स्टार्ट करते हैं. To show his resistance towards the colonial powers, and he is the person who argued that जो African literature है it can only be written in the African languages. Elf option जो Chinua Achebe है, Things Fall Apart is an important work by him. Friends Venenka, we have discussed the 3 works, that is Black Skin White Mask, Dying Colonization and The Wretched of the Earth. Edward Said के we have already discussed him also, and the most important work by Edward Said was Orientalism plus Culture and Imperialism. 6th क्वेश्चन पे आते हैं. Which African writer bade farewell to the English language as a vehicle for any of my writings? दे आर आस्किंग कि इन चारों में से कौन से राइटर हैं या कौन से अफ्रीकन राइटर हैं, उन्होंने क्या किया. ही बेड फेयरवेल टू द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको बाय बाय बोल दिया, और जो अपनी लोकल लैंग्वेज है उसको हाई बोला, इंग्लिश लैंग्वेज को बाय बाय, एज अ व्हीकल फॉर एनी ऑफ हिज राइटिंग्स. अब जैसे पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो सेम इज़ द आंसर. इसका हमारा आंसर हो जाएगा नुआगिवो थ्योंग. ये फोटो में है नुआगिवो थ्योंग. ही बिलोंग्स टू केन्या कंट्री and he is the person who bids farewell to the English language as a vehicle for any of his writings. 7th क्वेश्चन पे आते हैं. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि that past the last post theorizing the post colonialism and post modernism by Ian Adam and Helen Tiffin was published in the year. ये जो बुक दे रखी है, ये जो टेक्स्ट दे रखा है, they are asking that this text was published in which of the following years. Let us first read the name of the text again. Past the last post theorizing the post-colonialism and the post-modernism, and it is equally important that this book is written by whom? Ian Adam and Helen Tiffin. Helen Tiffin कौन है? She is a female. पहले मैं इसमें बताऊंगी कि इस बुक के अंदर इसके अंदर है क्या. इसके अंदर what they are discussing is that theorizing the post-colonialism and post-modernism. हमने देखा कि जो थियोरीज में हमने पढ़ा है कि that there is a post-modernism theory also and there is a post-colonialism theory also. Now what they are doing in this book is that they are drawing comparisons on similarities between the post colonialism and post modernism. यानी कि जो पोस्ट कॉलोनियल थियोरी है और जो पोस्ट मॉडर्निज्म थियोरी है, दोनों को कंपेयर किया है, दोनों के डिफरेंसेस को हाईलाइट किया है, दोनों के सिमिलैरिटीज को भी हाईलाइट किया है. एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1990. एंड वन मोर थिंग दैट इफ यू कैन रिकॉल दिस हेलेन टिफिन, शी इज द वन हु अलॉन्ग विद ग्रिफिथ एंड बिल एशक्रॉफ्ट, तो इन तीनों ने, हेलेन टिफिन, ग्रिफिथ एंड एशक्रॉफ्ट, इन तीनों ने मिल करके दे हैव रिटन अ टेक्स्ट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. वी डिस्कस्ड अर्लियर, द एम्पायर राइट्स बैक. द एम्पायर राइट्स बैक. 8th क्वेश्चन पे आते हैं. हु सेड दैट, तो यहाँ पर एक पूरी स्टेटमेंट है. दे आर आस्किंग दैट दिस स्टेटमेंट वॉज बीइंग सेड बाय whom. Let us read the statement. Texts are worldly, to some degree they are events, and even when they appear to deny it, they have nevertheless a part of the social world, human life, and of course of the historical moments in which they are located and interpreted. So what they want to say is that कि जो text हैं they are what? They are worldly, है ना. टू सम डिग्री दे आर इवेंट्स, कुछ डिग्री तक जो हमारे टेक्स्ट होते हैं वो क्या इवेंट्स हमें बता रहे होते हैं. एंड इवन व्हेन दे अपीयर टू डिनाई इट, और जब वो टेक्स्ट बोलते हैं कि नहीं भाई हम आपको इवेंट्स नहीं बना रहे, इवेंट्स नहीं बता रहे, हम तो कुछ स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, दे हैव नर्वरलेस अ पार्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड. और जब भी वो नोवेल जिस टाइम पे लिखा गया होगा तो उसके जो कल्चरल और जो सोशल बैकग्राउंड होंगे वो उसके अंदर एविडेंट होते हैं. पार्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ह्यूमन लाइफ, एंड ऑफ कोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल मोमेंट्स, और जो भी उस टाइम पे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए होंगे, हिस्टोरिकल मोमेंट्स थी, जो भी था, ऑल दैट कैन बी सीन इन द टेक्स्ट. तो ये बात किन्होंने बोली है अबाउट द टेक्स्ट की जो टेक्स्ट हैं दे आर वर्ल्डली इन नेचर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडवर्ड सैड. तो जो एडवर्ड सैड हैं उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा है जिसका क्या नाम है, द टेक्स्ट, द वर्ल्ड एंड द क्रिटिक. अब टेक्स्ट आर वर्ल्डली. नाउ सी हियर, क्या बोले, टेक्स्ट जो है क्या है वो वर्ल्डली है, और बुक का क्या नाम है, द टेक्स्ट, द वर्ल्ड, वर्ल्ड एंड द क्रिटिक. So this is by Edward Said, and Edward Said is the person who says these lines in the work, the text, the world and the critique. 9th क्वेश्चन में दे आर आस्किंग कि जो एडवर्ड सैयद है उनकी कैसी अप्रोच थी टुवर्ड्स द ओरिएंटलिज्म. एज वी ऑल नो कि जो एडवर्ड सैयद है उन्होंने एक ओरिएंटलिज्म जो वर्क लिखा है विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1978. तो
तो इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि उनकी अप्रोच कैसी थी टुवर्ड्स दी ओरिएंटलिज्म। पहला ऑप्शन बोलता है कि दैट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, कि वो ओरिएंटलिज्म को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन देखते थे। सेकेंड ऑप्शन इज दैट एज अ यूरोसेंट्रिक स्टाइल विच इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नोशंस ऑफ ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर और बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी है, बेटर देन द अल्फा ऑप्शन। बट लेट अस रीड द चार्ली एंड द डेल्टा ऑप्शन. Charlie option says that as a discourse that confirms the need for the colonial power, domination and hegemony, and delta is none of the above. तो चार्ली ऑप्शन क्या बोलना चाह रहा है कि दैट एज अ डिस्कोर्स दैट कन्फर्म्स द नीड फॉर द कॉलोनियल पावर। इस तरीके से तो वो कभी भी ओरिएंटलिज्म को डिफाइन नहीं करते थे कि दैट इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट और कॉलोनियल पावर्स को आने के लिए मतलब डोमिनेशन हेजेमनी, इस तरीके से ही वॉज नॉट डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म। द करेक्ट आंसर वॉज द बीटा ऑप्शन, कि वो क्या बोलते हैं ओरिएंटलिज्म के बारे में, दैट एज अ यूरोसेंट्रिक स्टाइल है जो ओरिएंटलिज्म है, कि जो यूरोप है ना, दे आर राइटिंग इन दिस स्टाइल बेस्ड ऑन द बाइनरी नोशंस। और कौन सी दो बाइनरी नोशंस के ऊपर बेस्ड है, दैट इज ओरिएंट एंड ऑक्सीडेंट। ओरिएंट इज समथिंग दैट इज ईस्टर्न इन नेचर एंड ऑक्सीडेंट इज समथिंग विच इज यूरोपियन इन नेचर। तो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट को बाइनरी ऑपोजिशंस के साथ यूज करके ही इज डिस्क्राइबिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिएंटलिज्म एज अ यूरोसेंट्रिक स्टाइल। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है कि वोले सोयंका का एक वर्क है दैट इज मिथ लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड एंड दे आर आस्किंग दैट दिस वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द पिक्चर, ये है हमारे वोले सोयंका एंड दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है आपको। टेक्स्ट का नाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट का नाम है मिथ लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1976। 1976 इज द ईयर इन विच वोले सोयंका ही पब्लिश्ड द वर्क मिथ लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड, और ये अफ्रीकन स्टडीज से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो मिथ लिटरेचर एंड द अफ्रीकन वर्ल्ड है, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एसेज है। दे आर बीइंग कलेक्टेड अंडर दिस हेडिंग, और वो योरुबा माइथोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। योरुबा माइथोलॉजी पे डिस्कस करते हैं। लेट अस रीड हेयर ऑल्सो कि वोले सोयंका कौन है, वो नाइजीरियन है, नाइजीरिया कंट्री से बिलोंग करते थे एंड वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन राइटर टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो आप समझ रहे हो कि दैट दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको पता होना चाहिए कि वो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं और वो फर्स्ट अफ्रीकन राइटर है जिनको नोबेल प्राइज रिसीव हो रहा है। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि उनको जो नोबेल प्राइज है ना वो कौन से ईयर में मिला है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। 11th क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिगार्डेड एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल कैनन। और इसका आंसर तो जब हमने पोस्ट कॉलोनियलिज्म के क्विज को स्टार्ट किया देन ओनली आई टोल्ड यू कि कौन सा वर्क है जो कि कॉर्नरस्टोन है ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल कैनन। तो बिना देरी से हम बता सकते हैं कि जो हमारा आंसर है दैट इज ओरिएंटलिज्म वर्क विच वॉज रिटन बाय एडवर्ड सैयद एंड पब्लिश्ड इन विच ईयर। इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1978। रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्क है द रेचेट ऑफ द अर्थ। द रेचेट ऑफ द अर्थ इज रिटन बाय फ्रेंच फैनन, डबल एफ, फ्रेंच फैनन। Location of Culture is a work which is written by Homi Bhabha. होम कमिंग अभी हमने डिस्कस किया है इसी वाले क्विज में कि होम कमिंग जो किन्होंने लिखा है, इट इज रिटन बाय नोगी वो थ्योंग। तो नाउ रिमेंबर कि जो ओरिएंटलिज्म वर्क है विच इज बाय एडवर्ड सैयद पब्लिश्ड इन द ईयर 1978 इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल कैनन। Coming on to the last question of today's video, they are asking कि who among the following said that Edward Said's Orientalism inaugurated the post-colonial field? वो पूछ रहे हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन इंसान है जो कि एडवर्ड सेड के जो ओरिएंटलिज्म वर्क है उसके बारे में इतनी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि जो ओरिएंटलिज्म जो वर्क है ना, इट हैज़ इनैगोरेटेड द पोस्ट कॉलोनियल फील्ड। क्या ये गायत्री स्पिवाक ने बोला है, या फिर होमी भाभा, या फिर रॉबर्ट यंग, और इट इज़ लुइस गेट्स? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा होमी भाभा। एज यू ऑल नो कि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं किसी वर्क के रिगार्डिंग, तो रिमेंबर कि जो होमी के भाभा हैं उन्हीं के थॉट है और उन्होंने ही बोला कि जो ओरिएंटलिज्म वर्क है ना, इट हैज़ इनैगोरेटेड द पोस्ट कॉलोनियल फील्ड। रॉबर्ट यंग को हमने देखा था दैट ही वॉज एसोसिएटेड विद द ट्राई कॉन्टिनेंटल जर्नल। तो जो रॉबर्ट यंग है वो किसको प्रेज करे, वो ट्राई कॉन्टिनेंटल जर्नल को बोल रहे हैं कि ये है फाउंडिंग स्टोन ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल फील्ड, लेकिन होमी भाभा ओरिएंटलिज्म वर्क को बोलते हैं कि दैट दिस इज द वर्क विच हैज़ इनैगोरेटेड द पोस्ट कॉलोनियल फील्ड। एक और बात इसमें जो याद रखनी है कि जो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक हैं वो भी ओरिएंटलिज्म वर्क को प्रमोट करती हैं, लेकिन वो इसी चीज़ को अलग लाइन में बोलेंगी। शी इज सेइंग दैट कि जो ओरिएंटलिज्म वर्क है ना वो क्या है, इट इज़ द सोर्स बुक ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो वो इस तरीके से बोल रही है, मतलब बात तो सेम ही है, बस वो लाइन्स अलग अलग बोल देते हैं।
तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई इनैगोरेटेड द पोस्ट कॉलोनियल फील्ड, तो होमी भाभा लिख देना है। और बोले कि जो ओरिएंटलिज्म जो वर्क है इट इज़ द सोर्स बुक ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, देन इट इज़ गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। That's all for this video. I hope all these 10 questions are clear to you all. And always remember that where there is a will, there is always a way. So will comes first and then comes the way. अच्छे से रिविजन करो because practice is something that is only going to make you perfect. और जाने से पहले आखिरी बात कि जो प्लास्टिक पॉली बैग्स हैं उनका उपयोग कम करो। इससे पिछली वीडियो में मैंने एक इंसिडेंट शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो अपनी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, रिमेंबर दैट यू आर अ ह्यूमन, और जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं दे आर द एसेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी। अगर आपकी ह्यूमन क्वालिटीज़ ही डिटोरेट हो जाएंगी देन यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एज अ ह्यूमन एनी मोर। तो प्लास्टिक पॉली बैग्स का उपयोग कम करना है, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है, and please be a human. Next important thing that keep exercising, stay fit, take care of your health, and do eat healthy food. Stay away from stress, tension and anxiety, and always keep smiling. Goodbye to all. See you in the next video.